तो नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सबों को सुप्रभात। आज हम सभी लोग घर में बैठ कर के इस वर्ग 9 के अध्याय 2 भारत के भौतिक स्वरूप भूगोल पाठ्य पुस्तक से संबंधित हैं। और इस अध्याय 2 में जो भारत के भौतिक स्वरूप को जो है वो 6 प्राकृतिक विभागों में विभाजित किया गया है। एक्चुअल में बता चुके थे कि 5 है, लेकिन इसमें एक और भी दिया गया है जो मैदानी क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम लोग आज उन 6 भागों में से हिमालय पर्वतमाला था, उत्तरी मैदान था, तीसरा दक्षिण का पठार था, चौथा आपके भारतीय मरुस्थल थे, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। तो उनमें से आज का जो टॉपिक्स है वो आज के टॉपिक्स में भारत के भौतिक स्वरूप के जो पार्ट है उसका टॉपिक्स है उत्तरी मैदान, जो दूसरा भाग है। और उस उत्तरी मैदान में हम सभी लोग उत्तरी मैदान के जो 4 भाग डिवाइड किए थे, एक राजस्थान का मैदान जिसको हम लोग कर चुके हैं पिछली वीडियो में, दूसरा जो था पंजाब हरियाणा का मैदान, उसके बारे में भी हम लोग चर्चाएं कर चुके हैं। आज हम लोग इसी का उत्तरी मैदान का नेक्स्ट भाग जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का गंगा का मैदान के बारे में जानेंगे, उत्तरी मैदान का तीसरा भाग। और अंतिम भाग ब्रह्मपुत्र का मैदान या उसको दूसरा असम के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और एक दूसरे से मिल कर के हम लोग चर्चाएं करेंगे, समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि इस उत्तरी मैदान में सबसे पहला जो है वो राजस्थान का मैदान, उसको और पंजाब हरियाणा के मैदान, उनको वो दोनों को हम लोग पीछे वीडियो में पीछे क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो क्लास है वो है गंगा का मैदान, गंगा प्लेन जिसको कहा जाता है, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए गंगा का मैदान क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, उसकी और क्या क्या है। तो गंगा का मैदान का निर्माण मुख्यतः जो है गंगा के मैदान का निर्माण गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, जिसमें से बहुत सारे इसके सहायक नदियां जो हैं उस गंगा के मैदान में क्या करते हैं, नदियां अवसाद को ला करके उस क्षेत्र में बांटते गया है, जमा करते गया है, निक्षेपित करते गया है, जिससे गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। पूरे उत्तरी मैदान का सबसे अधिक अगर विस्तार किसी मैदान का है तो वो है गंगा का मैदान का। इसीलिए गंगा के मैदान अधिक विस्तार होने के कारण से, इसका क्षेत्र अधिक होने के कारण से इसको मुख्यतः 3 भागों अलग अलग भागों में बांटा गया है। लेकिन गंगा मैदान की और विशेषता क्या है कि यह सबसे बड़ा भाग है। दूसरा, इसका विस्तार जो है पश्चिम में यमुना नदी से लेकर के पूरब में जो है तीस्ता नदी तक, जहाँ पे दिहांग नदी उसको जो है पूरब में तीस्ता नदी जो बांग्लादेश की सीमा तक फैला हुआ है, वहाँ तक इसका विस्तार है, जो कितना लगभग में 4.25 लाख अर्थात 3,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका फैलाव है। किस मैदान का? तो उत्तरी के विशाल मैदान के गंगा पार्ट्स का, गंगा के मैदान का। उत्तरी मैदान का एक पार्ट्स है गंगा का मैदान, उसका विस्तार जो है 3,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई पश्चिम से पूरब की ओर 1400 किलोमीटर है, जबकि औसत चौड़ाई की बात करेंगे तो औसत चौड़ाई कितनी है, तो 300 किलोमीटर है। चौड़ाई औसत 300 किलोमीटर, लेकिन कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं कम भी है। जिसमें से इसकी औसत ऊंचाई की बात किया जाएगा समुद्र तल से तो 200 मीटर है, अर्थात उसकी ढलान जो है वो 15 सेंटीमीटर की ओर फैला हुआ है। ठीक है। इस उत्तरी मैदान के गंगा के मैदानी भाग में जो है बहुत सारे स्थलाकृति देखने को मिलता है, जिसमें से कौन कौन से भाभर जैसे स्थलाकृति जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ाएंगे। भाभर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, ठीक है, पुलिन क्या होता है, ये सभी स्थलाकृतियाँ गंगा के मैदानी भाग में बहुत अधिक मात्रा में देखा जा सकता है, पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऊंचावच के आधार पर, अर्थात ऊंचावच किसको कहा जाता है कि धरातल के सबसे निचली भाग और धरातल के सबसे ऊपरी भाग। ठीक है। धरातल के सबसे निचली भाग जैसे ये समुद्र है, ठीक है, इस समुद्र के नीचे भी तो हमारा स्थलाकृति है, स्थल भाग है। तो समुद्र के नीचे वाला स्थल भाग से लेकर के ऊपर वाला स्थल भाग तक
ये दोनों के सम्मिलित रूप को ऊंचावच कहता है, अर्थात पृथ्वी के धरातल के ऊंचाई एवं निचाई के सम्मिलित रूप को ऊंचावच की संज्ञा दी जाती है, ऊंचावच कहा जाता है। तो ऊंचावच के आधार पर गंगा के मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जो आप सभी लोग देख रहे हैं कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन, जो नीचे होता है उसको लोअर गंगा प्लेन अर्थात निचली गंगा का मैदान कहा जाता है, जिसको हम चार्ट के माध्यम से दिखा दिए हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान, जिसका विस्तार बताएं पश्चिम से पूरब तक 1400 किलोमीटर, जो यमुना नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक विस्तार है इसका। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके तीनों पार्ट्स को देखेंगे। ऊपरी गंगा का मैदान क्या है, मध्य गंगा का मैदान क्या है और निचली गंगा का मैदान क्या है, इसके कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, इसकी विशेषता क्या है, यहाँ कौन कौन से फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ प्रवाहित होती है, यहाँ पर क्या क्या हमारे स्थलाकृति में किस किस नाम से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे, फिर यहाँ भी, और अलग अलग तीनों पार्ट्स में अध्ययन करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, अपर गंगा प्लेन्स। ठीक है, तो ऊपरी गंगा का मैदान का जो है वो मुख्यतः जो है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में जो है, दोआब के बारे में हम पीछे क्लास में चर्चा कर चुके थे कि 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। ठीक है, जिसके कारण से पंजाब का नाम 5 नदियों के बीच की भूमि के कारण से पड़ा है। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में ऊपरी गंगा का मैदान का विस्तार है। दूसरा रोहेलखंड मंडल, ठीक है, रोहेलखंड क्षेत्र में, सहारनपुर क्षेत्र में, मेरठ में, आगरा, बुंदेलखंड, इन सभी क्षेत्रों में अपर गंगा का प्लेन्स जो है, ऊपरी गंगा का मैदान जो है उसका विस्तार पाया जाता है इन सभी क्षेत्रों में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस ऊपरी गंगा के मैदान की विशेषताओं में कि यहाँ बहने वाली मुख्य रूप से जो नदियाँ हैं ऊपरी गंगा के मैदान में, वो गंगा नदी है, यमुना नदी है, काली नदी है, शारदा नदी है, रामगंगा है, घाघरा है, पुनपुन है। ये सभी नदियाँ क्या होती है, हमारे ऊपरी गंगा के मैदान में प्रवाहित होती है। अब रही बात, सिर्फ ये नदियाँ खाली ऊपरी गंगा के मैदान में प्रवाहित होती है? नहीं, और जगहों पर मध्य गंगा में भी प्रवाहित होती है, निचली गंगा, लेकिन प्रमुख रूप से ये नदियाँ इन क्षेत्रों में भी प्रवाहित होती है। इसमें जो है इसकी औसत ऊंचाई ऊपरी गंगा मैदान की जो है 100 से लेकर के 300 मीटर तक पाया जाता है। अपर गंगा के मैदान की लंबाई ऊंचाई जो है 100 से लेकर के 300 मीटर तक पाया जाता है। इस मैदान में, इस ऊपरी गंगा के मैदान में जो है वायु द्वारा, जैसे हवाएं क्या होती है, प्रवाहित होती है। हवा जब चलती है अपने साथ में तो बहुत सारे धूलकणों को बहा करके क्या कर देती है, टीले का निर्माण कर देती है। किस क्षेत्र में? इस ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में टीला बना देता है। किसका टीला? बालू के कण का, मिट्टी के कण का टीला का निर्माण कर देती है। तो इस बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं कहाँ पे? ऊपरी गंगा के मैदान में। ऊपरी गंगा के मैदान में हवाओं के द्वारा, वायु के द्वारा बहुत बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, जिसको उस ऊपरी गंगा में किस नाम से जाना जाता है? भूर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो भूर के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में भूर कहते हैं, इंग्लिश में भूर कहा, इंग्लिश में जो है सो भूर कहते हैं, और हिंदी में भूर के नाम से जाना जाता है। किसको कहा जाता है? तो ऊपरी गंगा के मैदान में ऊंचे ऊंचे टीले को, जो किसके द्वारा बना हुआ है? तो हवा के द्वारा, वायु के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति होते हैं, जो टीले पाए जाते हैं गंगा के मैदान में, अपर गंगा के मैदान में, उसको भूर के नाम से जाना जाता है। दूसरा यहाँ पे विशेषता क्या है और चीज़ें कि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में चावल की खेती, गेहूं की खेती, ज्वार बाजरा की खेती, मकई की खेती, दलहनी फसल, तिलहनी फसल, इन सभी फसलों की बहुत अधिक मात्रा में खेती किया जाता है। ये कहाँ पे था? ऊपरी गंगा के मैदान में। गंगा के मैदान का ये पहला भाग हुआ, ऊपरी गंगा का मैदान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है मध्य गंगा का मैदान। तो मध्य गंगा के, जिसको मिडिल गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं, तो मध्य गंगा का मैदान विशेष रूप से जो है, इस मैदान के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो उत्तर प्रदेश, यूपी का पूर्वी हिस्सा, पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसको कहते हैं, और बिहार, यही 2 राज्यों को शामिल किया जाता है मध्य गंगा के प्लेन में। ठीक है, मिडिल गंगा प्लेन में, मध्य गंगा के मैदान में सिर्फ उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार को, अर्थात अधिकांश हिस्सा किसका है? तो बिहार का है। अधिकांश हिस्सा बिहार को इस मध्य गंगा के प्लेन में शामिल किया जाता है, मध्य गंगा के मैदान में शामिल किया जाता है। इसका विस्तार थोड़ा कम है, किसकी अपेक्षा? अपर गंगा के प्लेन्स की अपेक्षा जो है इसका विस्तार मात्र 1.44 अर्थात 1,44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका फैलाव है।
ठीक है, ये मध्य गंगा के मैदान का। नेक्स्ट है, यहाँ जो बहने वाली नदियाँ हैं मध्य गंगा के मैदान में, वो कौन कौन सी नदी बहती है? तो काली नदी बहती है, शारदा नदी बहती है, घाघरा नदी बहती है, राप्ती है, गंडक है, कोसी है। ये सभी नदियाँ यहाँ पे प्रवाहित होती है मध्य गंगा के प्लेन में, मध्य गंगा के मैदान में प्रवाहित होती है। रही बात कि ये सभी नदियाँ इधर भी था, काली नदी, शारदा नदी, ये सब इधर भी था, परंतु यहाँ भी तो प्रवाहित हुई, क्योंकि नदियाँ एक जगह पे तो नहीं रहती है, नदियाँ एक जगह से बहते हुए दूसरे जगह पे प्रवाहित होती है। तो इस तरह से इसका जो है इस क्षेत्र में काली नदी, शारदा नदी, घाघरा नदी, तप्ती, राप्ती नदी, गंडक नदी, कोसी नदियाँ, ये सभी नदियाँ इस मध्य गंगा के मैदान में प्रवाहित होती है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं? जलोढ़ का निक्षेप कर देते हैं, अर्थात अपने साथ में बहुत अधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा का बहा करके लाते हैं, अपर्दन करके, और इस मध्य गंगा के प्लेन में जो है सो जमा कर देते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे जलोढ़ मृदा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ख़ास करके इन क्षेत्रों में हमेशा लगातार प्रत्येक वर्ष लगभग नदियाँ क्या करती है? नया मिट्टी को, नया अवसाद को, नए जलोढ़ मिट्टी को ला करके जमा करते रहती है। तो नया जलोढ़ मिट्टी जब जमा करेगी तो नया जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। हम लोग पढ़ाएंगे इसको, पीछे आगे क्लास में चर्चा करेंगे खादर क्या है, बांगर क्या है। तो बांगर कहा जाता है पुराने जलोढ़ मिट्टी को, और नए जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है नए जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो खादर, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा नया जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है मध्य गंगा का मैदान, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में खादर भूमि पाया जाता है, और नया जलोढ़ मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ भूमि भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस मैदान में विशेष रूप से जो प्रवाहित हो रही थी एक नदी, कोसी नदी, वो कोसी नदी यहाँ कुख्यात नदी के नाम से जाना जाता है। कुख्यात मतलब क्या होता है? विनाशकारी, बहुत अधिक नुकसान करता है, ठीक है। तो कोसी नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जो निरंतर हर एक साल अपने साथ जो आती है, तो हर एक साल क्या करती है? ये अपने साथ में बह करके आ रही है, मान के चलिए कोसी नदी, तो कोसी नदी जो आ रही है बह करके, तो प्रत्येक साल अपने रास्ता को, अपने मार्ग को क्या करते रहती है? बदलते रहती है। इसके लिए पॉपुलर है इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में, हर एक साल अपने आप में रास्ता, इन साल इधर से आया तो नेक्स्ट साल इधर से बह जाएगा, ठीक है। यानी अपनी रास्ता को परिवर्तन के लिए, अपनी मार्ग को बदलने के लिए अगर कोई नदी विख्यात है मध्य गंगा के मैदान में, यानी उत्तरी मैदान में पूरा बोला जाए, तो वो कौन सी नदी है? कोसी नदी है। इसी कारण से हर क्षेत्र में मार्ग बदलने के कारण से इसको कुख्यात नदी के नाम से जाना जाता है, और जो काफ़ी अधिक मात्रा में इसके आसपास रहने वाले लोगों को क्या करती है? तबाही मचाता है, बहुत अधिक विनाश करता है, इसलिए इसको विनाशकारी नदी कहा जाता है। और यही कारण है कि इस नदी को पूरे बिहार का शोक के, बिहार के दुख के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमेशा विनाश कर देता है, धन जन की काफ़ी अधिक हानि पहुंचाता है। जो हम सभी विद्यार्थी लोग सुनते होंगे कि प्रत्येक साल कोसी के द्वारा बिहार को तबाही मचा देता है, प्रत्येक साल जो है बाढ़ आता है कोसी के द्वारा, ठीक है। कोसी नदी बहुत अधिक मात्रा में उफान पर बहती है, जिसके कारण से बिहार का वो शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ बालू के कंकड़ कम पाए जाते हैं। क्यों बालू के कंकड़ कम पाए जाते हैं? क्योंकि यह मिट्टी कैसी मिट्टी है? नए जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। तो नए जलोढ़ मिट्टी में जो है वो खादर भूमि होता है, खादर मिट्टी होता है, और खादर मिट्टी में बालू के कण कम पाए जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है? बालू के कम इसमें पाए जाते हैं, और यह क्षेत्र जो होता है समतल स्थान पर क्या करता है? बहुत अधिक मात्रा में झीलों का निर्माण करता है, ठीक है। और वो झील कैसे कैसे झील हैं? गोखुर झील और धनुषाकार झील, ठीक है। तो गोखुर झील क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं। ऐसी तो हम पीछे के वीडियो में जब नदी, हम आगे के वीडियो में जब नदी के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा सब चीज़ एक एक करके बारे में चर्चा करेंगे कि झील क्या है, गोखुर झील कैसे बनाता है, सो सब चीज़ के जलप्रपात क्या है, ठीक है, डेल्टा क्या है, ठीक है, मुहाना क्या है, उद्गम क्या है, संगम क्या है, उस सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब हम नदी चैप्टर ले जाएंगे, अपवाह क्षेत्र का ले जाएंगे, अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे, तब हम लोग चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि हमारा गोखुर झील का निर्माण इस क्षेत्र में, मध्य गंगा क्षेत्र में करता है। तो गोखुर झील मतलब गाय के खुर के समान, गाय के खुर के समान के झील को गोखुर झील कहा जाता है। जैसे नदियाँ इधर से प्रवाहित होती है, तो नदियाँ जब प्रवाहित होती है तो कभी भी देखेंगे नदियाँ सीधी मार्ग में कभी प्रवाहित नहीं होती है, हमेशा नदी क्या करती है? अपनी रास्ता कभी टेढ़ी मेढ़ी सर्पिला आकार में बहती है, ठीक है, सांप के आकार के जैसा प्रवाहित होती है। तो नदी जब इधर से बहती है
तो इधर से बहने के दौरान में देखेंगे कभी भी नदी जब बहती है, हम लोग दौड़ते भी हैं, रनिंग भी करते हैं, तो रनिंग करने के दौरान में जब टर्न लेते हैं कहीं पे, तो सामने से कभी नहीं घूमते हुए किसी को देखेंगे। जब भी वो घूमता है तो साइड से होकर के घूमता है, किनारों से होकर के घूमता है। इसी तरह से नदियाँ जब यहाँ प्रवाहित हो रही है तो ये सामने से नहीं टर्न लेगा, ये टर्न लेगा कहाँ से, इधर से लेगा। तो इस क्षेत्र में अपने किनारों से लेकर के टर्न लेगा, यहाँ पे घूमेगा नदियाँ। तो इस क्षेत्र में क्या करते रहेगा, मृदा का कटाव करेगा, मिट्टी का कटाव करेगा और अपनी एरिया को क्या करते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ कटाव करते जा रहा है। 1 साल बाढ़ आया, 2 साल बाढ़ आया, 3 साल बाढ़ आया, हर एक बार बाढ़ आते रहता है। इस तरह से इसका मृदा का कटाव करके अपर्दन करके बहाते जाएगा, जिससे उसका एरिया इधर फैलते चला जाएगा। अब एक बार ऐसा हो जाएगा कि नदी इधर से बहते 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 यहाँ पे पूरा तरह से क्या हो गया कि मिट्टी का कटाव कर दिया और अपनी रास्ता इधर ले गया। ठीक है, अब इस स्थिति में नदी अपनी रास्ता को आगे की ओर ले जाता है और इस क्षेत्र में धीरे धीरे क्या करते जाता है, मिट्टी को जमा करते जाता है। इधर से जो ला रहा था इधर कटाव कर रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में क्या करते जा रहा है, भरते जा रहा है मिट्टी को, तो जमा करते जा रहा है मिट्टी को। तो इस स्थिति में फिर एक बार ऐसा होगा इस टर्न क्षेत्र में कि यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा मतलब इतना मिट्टी जमा कर देगा कि अब यहाँ इधर से आगे नहीं बढ़ पाएगा और यहाँ ब्लॉक करने के बाद फिर पुनः रास्ता को क्या कर देगा, इधरे से या तो फिर दूसरे रास्ते से चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। अब यहाँ जितना भी पानी प्रवाहित हो रहा था, इधर जितना कटाव करते गया था तो गड्ढा बनते गया था। इस क्षेत्र में क्या होता जाएगा, पानी जमा होता जाएगा गड्ढा क्षेत्र में, क्योंकि इधर से भी वो स्थल से घिर गया, इधर पानी हो गया। तो ये गड्ढे वाले क्षेत्र में जो पानी का जमा होता है उसी को झील कहते हैं। लेकिन ये झील किस रूप में दिखाई देता है, गाय के खूर के समान दिखाई देता है, गाय का खूर जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है गोखूर झील, या उसी को बोला जाता है धनुषाकार झील के नाम से जाना जाता है। तो इस मध्य गंगा के प्लेन में जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, मिडिल गंगा प्लेन में, मध्य गंगा के मैदान में, कि झीलों का निर्माण किया जाता है समतलीय भूमि क्षेत्र में, जिसमें से गोखूर झील और धनुषाकार झील जैसे पाए जाते हैं। अब ये था आपका मध्य गंगा का प्लेन। नेक्स्ट गंगा का प्लेन जो है वो है निचली गंगा का मैदान, जिसको लोअर गंगा प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। तो निचली गंगा का मैदान का विस्तार विशेष रूप से जो है पटना से लेकर के, बिहार की राजधानी को सब लोग जानते होंगे पटना है, बिहार की राजधानी पटना है। तो पटना से लेकर के पश्चिम बंगाल के कहाँ पर, सिर्फ पुरुलिया जिला को छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है पुरुलिया ज़िला, तो पुरुलिया ज़िला को छोड़कर पूरा पश्चिम बंगाल तक इस निचली गंगा के मैदान का विस्तार पाया जाता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 80,970 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल मध्य निचली गंगा के मैदान का कितना है, 80,970 वर्ग किलोमीटर है, जो काफ़ी अधिक उपजाऊ मैदान के रूप में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में नए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हमेशा होता रहता है। ठीक है, इसके पूर्वी भाग में अर्थात निचली गंगा के मैदान के पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल आ जाएगा, तो इसके पूर्वी भाग में जो है अर्थात असम और बांग्लादेश की सीमा पर, ठीक है, तीस्ता एवं संकोश नदी क्या करता है, ब्रह्मपुत्र के मैदान से अलग करता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो चौथा भाग है उससे अलग करता है। ये क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थीगण, वो क्वेश्चन क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र के मैदान और गंगा के मैदान को कौन अलग करता है, या तो निचली गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र को बोलेगा, या तो फिर क्वेश्चन दे देगा गंगा के मैदान को और ब्रह्मपुत्र के मैदान को कौन अलग करता है, तो तीस्ता नदी और संकोश नदी अलग करता है। किससे, ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा के मैदान से, ब्रह्मपुत्र के मैदान को गंगा के मैदान से अलग करता है। जबकि पश्चिमी भाग जो है इसके, यानी निचली गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में कौन सा पठार है, हमारा राज्य झारखंड जो है वो छोटा नागपुर पठार के रूप में स्थित है। तो छोटा नागपुर पठार इसी निचली गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। अर्थात ये मैदान को मान लिया जाए कि इस मैदान को, यहाँ पे जो प्लेन है, ये मैदान जो है निचली गंगा का मैदान है। इस निचली गंगा के मैदान को जो है इसके पूर्वी हिस्सा पर जो है कौन सा मैदान है, असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो इसके पूर्वी हिस्सा पर असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा, जबकि इसके पश्चिमी हिस्सा ये जो क्षेत्र होता है यहाँ छोटा नागपुर का पठार स्थित है, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, तो इसके पश्चिमी भाग में छोटा नागपुर पठार है, जबकि पूर्वी भाग में कौन है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और इस ब्रह्मपुत्र के मैदान को गंगा के मैदान से कौन नदी अलग करता है, यहाँ पे संकोश नदी और तीस्ता नदी अलग करती है। ठीक है,
नेक्स्ट है, इस मैदान के दक्षिणी भाग पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जो सब लोग जानते होंगे, इस निचली गंगा मैदान के सबसे दक्षिणी भाग में जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा अगर कोई है तो सब लोग जानते होंगे, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है, जो हमारे इस निचली गंगा के मैदान के दक्षिण भाग में स्थित है। जो सुंदरवन का डेल्टा, इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि इस सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में एक वृक्ष पाया जाता है, और वो कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सुंदरी नामक वृक्ष। ठीक है, इस सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में कोई वृक्ष पाया जाता है, तो वो कौन सा वृक्ष है? सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है, जिस कारण से इसका नाम रखा गया सुंदरवन का डेल्टा, जो दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पूछता है क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरवन का डेल्टा। ये कहाँ कहाँ का विस्तार है? तो इसका विस्तार ना सिर्फ इंडिया में है, बल्कि इसका विस्तार बांग्लादेश के क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, भारत के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में और बांग्लादेश क्षेत्र में सुंदरवन डेल्टा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इस सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र में जो है बहुत अधिक मात्रा में मगरमच्छ और क्या होते हैं? बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर जो है इस सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ एक वन्य जीव अभ्यारण्य जिसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे स्थित है पश्चिम बंगाल में, जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विख्यात है, बहुत अधिक पॉपुलर है, और मगरमच्छ के लिए विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार के पूर्व में स्थित जलोढ़ मैदान को, जैसे ये छोटा नागपुर पठार हुआ जो किसके पश्चिम में है? निचली गंगा मैदान के पश्चिम में है, तो इसके पूरब में हमारा गंगा का मैदान आ जा रहा है, निचली गंगा का मैदान। तो ये निचली गंगा के मैदान अर्थात छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हिस्सा पर जो कहीं कहीं पे क्या पाया जाता है? तो जलोढ़ के निक्षेप पाए जाते हैं, जलोढ़ के पंख पाए जाते हैं, जलोढ़ मैदान पाया जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? राढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राढ़ के नाम से जाना जाता है। इस मैदान को क्या? छोटा नागपुर के पूर्वी भाग में स्थित जलोढ़ मैदान को राढ़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस मैदान में सुंदरवन डेल्टा के ऊंचे ऊंचे भाग जो होते हैं सुंदरवन के क्षेत्र में, इस मैदान के निचले भाग जो देखेंगे इस मैदान के सुंदरवन डेल्टा इस क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे जो क्या होते हैं? भाग होते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है? ऊंचा उठा भाग होता है, कहीं पे नीचे धंसा भाग होता है। ठीक है, समुद्र से अर्थात स्थल से कोई उठे भाग भी है और कोई नीचे धंसे हुए भाग भी हैं। तो ऊंचे उठे हुए भाग को जो है वो चर के नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं? चर। और नीचे धंसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? बील के नाम से जाना जाता है। नहीं बोलता है, कभी कल सुने होंगे कि चूहा बील में घुस गया। ठीक है, तो बील कहाँ होता है? नीचे होता है। तो इस तरह से नीचे धंसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? इस सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र में अर्थात निचली गंगा मैदान के कुछ ऐसे क्षेत्र जो ऊंचे भाग हैं उसको चर और नीचे भाग हैं उसको बील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस मैदान में मुख्य रूप से चावल, मक्का, दलहन, तिलहन आदि तरह के फसलों का उत्पादन किया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में खेती किया जाता है। जो सब लोग जानते होंगे कि भारत में सबसे अधिक अगर चावल का उत्पादन कोई राज्य करता है तो कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक चावल को खेती करने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल इसी मैदानी क्षेत्र में आता है, निचली गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये था गंगा का प्लेन्स जो 3 भाग था उसके बारे में था। नेक्स्ट हम लोग इस उत्तरी मैदान में चौथा भाग है वो है ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान, उसी को कहा जाता है क्योंकि ये क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी इसका निर्माण करती है और उसकी सहायक नदी, जिस कारण से इसको ब्रह्मपुत्र मैदान कहते हैं। लेकिन ये सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? भारत के असम राज्य में है, जिस कारण से इसको असम के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इस मैदान का सबसे पूर्वी हिस्सा का विस्तार जो है यह उत्तरी मैदान का, पूरे उत्तरी मैदान जितना भी है, जो पढ़े राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इन चारों में से सबसे पूर्वी हिस्सा का निर्माण कोई करता है मैदान का तो वो ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान करता है, जिसके पश्चिम से पूरब की लंबाई, पश्चिम से पूरब तक की लंबाई कितनी है? तो पश्चिम से पूरब तक की लंबाई जो है 720 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है।
720 किलोमीटर पश्चिम से पूरब तक की लंबाई पाई जाती है। इस मैदान का पश्चिम से पूरब तक की लंबाई 720 किलोमीटर और औसत चौड़ाई जो है वो कितनी है, 80 किलोमीटर पाई जाती है। औसत चौड़ाई की बात कर रहे हैं। औसत मतलब होता है बीच का भाग, या कभी ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। ठीक है, इस मैदान का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 56,275 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का तो कितना हो जाएगा, 56,275 वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर, इस भाग को छोड़कर के पूरा भाग जो है पठार से घिरा हुआ है। पश्चिमी भाग को सिर्फ किसका से घिरा हुआ है, तो पश्चिम भाग में बताए थे कि इधर जो है सो गंगा का प्लेन है। ठीक है, गंगा के प्लेन जो था ना, अभी जो बताएं आपको, निचली गंगा का मैदान के पूर्वी भाग के कौन मैदान है, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान था। इसके पश्चिमी भाग प्लेन है, मैदान है, जबकि इसके चारों साइड से क्या है, तीन ओर से क्या है, तो हमारा एक पश्चिम तरफ को छोड़ करके तीन तरफ से क्या है, पठार से ढका हुआ है। किस से घिरा हुआ है, पठार से, प्लेटू के माध्यम से घिरा हुआ है। ठीक है, पठार से ढका हुआ है। इस मैदान का ढाल उत्तर की ओर तीव्र तथा दक्षिण की ओर मंद है। मंद मतलब कम है। ठीक है, तो उत्तर की ओर इस मैदान का विस्तार अधिक है और दक्षिण की ओर इस मैदान का विस्तार कम है। ठीक है, विस्तार मतलब नहीं, ढाल। इस मैदान के उत्तर की ओर ढाल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि दक्षिण की ओर इसका विस्तार ढाल जो है कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण में मंद ढाल होने के कारण से, क्योंकि दक्षिण में मंद ढाल है, उत्तर में तीव्र ढाल है, अधिक ढाल है, यहाँ कम ढाल है, तो कम ढाल होने के कारण से ब्रह्मपुत्र नदी बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, ढाल कम होने के कारण से अपने क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी अवसाद का जमा कर देता है, जिससे क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में, पिछली क्लास में भी चर्चा करके बताए हुए थे कि बहुत अधिक मात्रा में नदीय द्वीपों का निर्माण करता है। नदी द्वीप मतलब नदी बह रही है, बीच में ही क्या कर दिया, द्वीप का बना दिया। द्वीप जो बताए थे पिछले क्लास में, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ और बीच में स्थल भाग हो, टापू हो, तो बीच का स्थल भाग टापू है और चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो नदी अपने क्षेत्र में, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ बहती है अधिक मात्रा में, तो अपने साथ में क्या करती है कि जमा कर देती है, अवसाद को जो लाती है उस मैदान में जमा करती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में नदी भी बीच बीच में ही टापू बन गया है, द्वीप बन गया, जिसको नदी द्वीप कहा जाता है। और ये नदी द्वीप बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो सब लोग जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप। पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो माजुली द्वीप। वो कहाँ है, असम के जोरहाट जिले में। असम के जोरहाट जिले में माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करती है। हाँ, इसके पहले जो था दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वो था भराजो द्वीप, जो अमेजन नदी पर ब्राज़ील में था। ठीक है, लेकिन अब हो गया है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन, माजुली द्वीप, जो कहाँ, असम के जोरहाट जिले में स्थित है। ठीक है, इस मैदान में, अर्थात इस ब्रह्मपुत्र के मैदान या असम के मैदान में जो है, इसका निर्माण जो हुआ है वो किनके द्वारा हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। ठीक है, अब इसी में जो है, जहाँ निचली मैदान को इसी क्षेत्र में, जिस तरह से पीछे बताए थे आपको, गंगा प्लेन के दक्षिणी, आपको लोअर गंगा प्लेन में, निचली गंगा मैदान में बताए थे, नीचे वाले भूमि को, ऊपर उठे हुए भूमि को दो भाग दिखाई दिया था, ऊपर उठे हुए भूमि को चर, नीचे वाला भूमि को क्या कहते थे, बिल। उसी प्रकार से यहाँ पर भी निचली मैदान के क्षेत्र को, अर्थात ब्रह्मपुत्र मैदान के निचली भाग को बिल कहा जाता है, जहाँ पे गोखुर झील और धनुषाकार झील क्या होती है, तराई भूमि आदि बहुत अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में दिखाई देता है। यह मैदान बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बाढ़ग्रस्त मतलब हमेशा यहाँ बाढ़ आते रहता है। ठीक है, जिस तरह से बताए थे मध्य गंगा में कोसी विनाश करता है, तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी हमेशा बाढ़ आता है और तबाही मचाता है असम क्षेत्र को। ठीक है, तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है काफ़ी, जहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में धन और जन की हानि होती रहती है, नुकसान बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इस मैदान का विस्तार असम में होने के कारण से अधिक मात्रा में, भारत में असम क्षेत्र में अधिक मात्रा में विस्तार इस मैदान का है, जिस कारण से इसको ब्रह्मपुत्र मैदान के साथ साथ असम के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस मैदान में असम के मुख्य रूप से बहुत पॉपुलर है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि कांजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो असम में है। ठीक है, कांजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है, जो इसी मैदान पर, अर्थात असम के मैदान या ब्रह्मपुत्र के मैदान में स्थित है। इस मैदान में बड़े बड़े क्या होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। किसका, चावल का, पटसन का और
चाय का, जिसमें से आप इस क्षेत्र में देखेंगे असम क्षेत्र में जो है बहुत अधिक मात्रा में चाय की खेती होती है, चावल की भी खेती होती है, पटसन की भी खेती होती है। तो इस प्रकार से ये पूरे भारत के भौतिक स्वरूप का जो 6 भाग बताए थे, उन 6 भागों में से उत्तर की हिमालय पर्वतमाला, ठीक है, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार, चौथा राजस्थान का मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, पांचवा समुद्र तटीय मैदान और छठा 2 द्वीप समूह। इनमें से इन 2 भाग हिमालय पर्वतमाला और उत्तरी मैदान पूरी तरह से समाप्त हो गया। नेक्स्ट के क्लास में आपको प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण के पठार के बारे में अधिक जानकारी करवाएंगे। उसमें भी कोशिश किया जाएगा लगभग 4-5 क्लासेज में हम खुद समाप्त करेंगे दक्षिण के पठार को। फिर एक दिन पढ़ाएंगे राजस्थान के मरुस्थल, फिर तटीय मैदान पढ़ाएंगे और एक दिन हमारा द्वीप समूह, एक दिन का स्पेशल क्लास द्वीप समूह होगा, उसको एंड करेंगे। मतलब 6-7 क्लास और होंगे इस चैप्टर से, तभी ये क्लास हमारा पूरी तरह से समाप्त होगा। आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें इस महामारी के दौर में, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों का पढ़ाई हमेशा उपलब्ध करवाते रहें। धन्यवाद।